अब हम एक और डिडक्शन पढ़ लें, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंस। निकाल ली। अब देखो, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशन एक्सपेंसेस, जो बंदा टैक्स देता है उसको गवर्नमेंट कुछ चीज़ों पे इंसेंटिव आप समझ लो, या उसको मराहत, या उसको जो है एक फ़ायदा देते हैं कि भाई ये चीज़ें आप माइनस कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप के बच्चे पढ़ लें किसी यूनिवर्सिटी में, हाँ, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, आप उनकी जो है फ़ीस देते हो, तो वो फ़ीस आप कहाँ से देते हो? अपने इनकम में से, जो पैसे आप कमाते हो उसमें से देते हो ना। तो अगर वो पैसे आपके इनकम में ट्रीट होते हैं जो आप फ़ीस देते हो, सही है, तो वो तो फिर अगर अलाउ नहीं होते आपको, तो आपका तो टैक्स बहुत ज़्यादा बन जाएगा, सही है। तो इसलिए एजुकेशन पे गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, फ़ीस वगैरह दे रहे हो, वो आप माइनस कर लो अपने इनकम से। तो इसका मतलब है कि आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो टैक्स भी, हाँ, लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं कि भाई कौन सी फ़ीस आप डिडक्ट कर सकते हो, सही है। वो क्या है, वो हम पढ़ लें। एवरी इंडिविजुअल शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फ़ी पेड बाय द इंडिविजुअल इन अ टैक्स ईयर, provided that the taxable income of the individual is less than 15 लाख। इसमें एक कंडीशन उसने लगा दी है भाई कि टैक्स ईयर में आप जो ट्यूशन फ़ी पे करते हो आप उससे ये माइनस करोगे, लेकिन जब आपकी इनकम क्या होगी, टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम होगी, सही है। अब ये आगे देखते हैं क्या है। The amount of an individual's deductible allowance allowed for a tax year shall not exceed the lesser of, जो अमाउंट आप माइनस कर रहे हो एज अ ट्यूशन फ़ी, जो आपने पैसे दिए हैं यूनिवर्सिटी में जमा किए हैं फ़ीस के मद में, वो अमाउंट क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए जो आप डिडक्ट कर सकते हो। नंबर 1, shall not exceed the lesser of, इसमें से जो कम होगी ना अमाउंट, जो कम होगी तो वो लिमिट उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 क्या है, 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फ़ी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर। आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख फ़ीस दी है, हाँ, तो उसका 5% कितना बनता है? 5%, 1 लाख का 5%, 5,000, सही है। 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फ़ी पेड बाय द इंडिविजुअल। दूसरी चीज़ क्या है, 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। एंड नंबर 3, एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 6,000 विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। 3 चीज़ें। नंबर 1 क्या है, 5% ऑफ द ट्यूशन फी। नंबर 2, 25% ऑफ, और नंबर 3, 60,000 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये 3 चीज़ें हैं भाई। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो है अमाउंट है, जो ट्यूशन फ़ी आपने दी है 5 लाख,
हाँ जी, तो 5% ऑफ 5 लाख कितना बनेगा? 25,000। ये ऑप्शन 1। टैक्सेबल इनकम फॉर एग्जांपल आपकी है 15 लाख, एग्जाम्पल है, तो 15 लाख का 25% 375। ये ऑप्शन 2। और फॉर एग्जांपल आपकी जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2, तो ये 60,000 पर मंथ है या पर ईयर है? हाँ, पर ईयर है, तो पर मंथ कितना आया? 5,000। मतलब गवर्नमेंट आपको 5,000 तक पर मंथ का एक्सपेंस अलाउ कर रही है पर चाइल्ड। तो अगर 2 हैं आपके बच्चे, ठीक है, तो कितनी अमाउंट बन जाएगी? हाँ, 1,20,000। अब ये 3 अमाउंट्स आ गई आपके पास, सही है। अब इसमें से कौन सा आपको अलाउ होगा? हाँ, टोटल इनकम से, उस रेलेवेंट हेड में या टोटल अब देखो 3 अमाउंट्स आ गई, इसमें से कौन सा आपको अलाउ होगा? द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल डिडक्टेबल अलाउंस फॉर टैक्स ईयर शैल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ। इनमें से सबसे कम कौन सी अमाउंट बनती है? 5%, ठीक है। तो जो आपको डिडक्शन अलाउ है वो 5% जो सबसे कम 25,000 बनता है, तो इससे नहीं एक्सीड होनी चाहिए। तो मतलब क्या है कि इन तीनों में से जो कम है वही आपको अलाउ होगा। समझ रहे हो? इसमें गवर्नमेंट का फ़ायदा है। हाँ, टैक्स ज़्यादा बन जाएगा, आपको लॉस है। अब देखो वो कह रहे हैं कि जो आप डिडक्टेबल अलाउंस है, जो आप डिडक्ट करोगे, वो इन तीनों में से जो कम है, लेसर ऑफ, इन दीज थ्रीज में जो लेसर है, सबसे कम अमाउंट है, उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए वो डिडक्टेबल अलाउंस। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें से सबसे कम अमाउंट कौन सी है? 25। तो इससे ज़्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर इसमें से ये कम होता, फॉर एग्जांपल आपने टोटल फीस दी है 2 मिलियन, तो इसका 5% कितना बनेगा? 20 लाख। 5%? 1 लाख। कितना? 1 लाख। 1 लाख, फिर भी कम आ रहा है। ये 1 कर दो, $60,000 आ गया। और यहाँ कितना आ गया? 1 लाख। अब देखो, अब कौन सा अलाउ होगा आपको? 60,000, ठीक है। तो आप ये तीनों ऑप्शंस निकालोगे और उसमें से जो कम होगा वो आप माइनस करो एज ए डिडक्टेबल अलाउंस। अक्सर ये होता है ना कि हमें पता नहीं होता, फॉर एग्जांपल आपको ये नहीं पता कि भाई ट्यूशन फ़ी हमने कितनी दी है, सही है, तो आप फिर 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम वो सीधा सीधा माइनस कर लोगे, सही है। 3 ऑप्शन है ना। फिर अगर वो भी नहीं पता तो 60,000 को सीधा सीधा आप करो एक पर चाइल्ड, तो अगर 2 है तो कितना बन जाएगा? 1,20, अगर 3 है तो 1,80। लेकिन बाकी तीनों में से जो कम होगा, लेसर ऑफ, ये गवर्नमेंट को फ़ायदा है और टैक्स पेयर को लॉस है। सबसे कम आपको अलाउ कर रहे वो।
Any allowance or part of an allowance for a tax year that is not able to be deducted for the year shall not be carried forward to subsequent tax year. ये भी एक आपको एक क्या कहते हैं उसी साल तक लिमिटेड कर रहे हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस साल फ़ीस दी थी लास्ट ईयर और तकरीबन वो फ़ीस आपने ज़्यादा दी थी और आपने उसकी जो है 50% क्लेम किया, डिडक्ट किया, गलती हो गई थी या जो भी था, आपके पास एविडेंस भी था, रसीदें भी थी, सब कुछ था, तो आप कह रहे हो कि नहीं जो 50% अमाउंट रह गई जो मैंने डिडक्ट नहीं की तो वो मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगा, तो ये नहीं हो सकता। इस साल का खाता इसी साल ख़त्म हो जाएगा तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड, तो इसलिए जो आपके इस साल डिडक्टेबल अलाउंस या अमाउंट बनती है वो आप क्लेम करो पूरी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर वो आप क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, फिर क्या है नेक्स्ट? Allowance shall be allowed against the tax liability of either of the parents making payment of the fee on furnishing national tax number or the name of the educational institution. भाई अक्सर मसला ये होता है ना कि जो पेरेंट्स फीस देते हैं वो फीस तो वो बच्चों के बिहाफ पे पे करते हैं, तो क्या ये डिडक्टेबल अलाउंस जो है ये बच्चा क्लेम करेगा या फादर क्लेम करेगा? फादर क्लेम करेगा अपने रिटर्न में, सही है, लेकिन फिर वो जो फीस जमा होगी वो किसके नाम से होगी? बच्चे के नाम से जमा होगी बच्चे, लेकिन साथ में फादर का एनटीएन भी आएगा। फादर का एनटीएन, एनटीएन क्या होता है? नेशनल टैक्स नंबर। जब आप एफबीआर में रजिस्टर होते हो ना तो आपको एक नंबर इशू होता है, नेशनल टैक्स नंबर, क्योंकि नाम से तो बहुत से लोग होंगे, एक नाम से अलग अलग एक नंबर इशू होता है हर टैक्स पेयर को, तो उसी नंबर के हिसाब से आपका पूरा डेटा एफबीआर में मेंटेन होता है कि आपकी कितना टैक्स आपने पे किया है, कितनी आपकी इनकम है, ये सारी चीज़ें। तो जो बच्चा यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा करता है वो एनटीएन साथ मेंशन करता है, सही है, वालिद साहब एनटीएन। तो फिर एंड पे क्या होता है कि वालिद साहब कहते हैं कि भाई ये टैक्स, ये मैंने ऑलरेडी इतनी फ़ीस जमा की है, उसका एविडेंस ये है, तो वो अपने रिटर्न में क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है, अपने लाइबिलिटी की अगेंस्ट उसको एडजस्ट करता है। डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है? जो आपकी टैक्सेबल इनकम है उससे वो माइनस हो जाता है, तो आपका टैक्स कम हो जाता है। Allowance shall not be taken into account for computation of tax deduction from SERI under section 149. तो ये उधर हम नहीं काउंट करेंगे SERI वाले सेक्शन में, ठीक है, ये हम टोटल उससे माइनस करेंगे। एक तो इंडिविजुअल होती है ना डिडक्शन, SERI पे जो आप कमा रहे हो SERI इनकम, उस पे आपने एक्सपेंसेस कौन कौन से किए हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग आपने की है, ऑफिस आना जाना, ये वो, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पे। फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी इनकम आपने इतने पैसे कमाए रेंट से, तो उस पे आपने ख़र्च भी तो किया होगा बिल्डिंग के रिपेयर मेंटेनेंस पे, ठीक है। फिर इस तरह बिज़नेस में आप कमाते हो लेकिन बिज़नेस में एक्सपेंसेस भी तो करते हो, तो हर हेड का इंडिविजुअल भी हम करते हैं और ओवरऑल भी करते हैं। ये एक्सरसाइज आप करो। एग्जेम्प्ट इनकम वो होगी जो टैक्सेबल इनकम में नहीं आएगी। देखो टोटल इनकम में दो हिस्से होते हैं, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, ठीक है। एग्जेम्प्ट वो है ना जो एग्जेम्प्ट है, जो इस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो हमें क्लियर हमें बताएगा या हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, हाँ जी, आपकी जो आपने बोला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो, इस तरह बाकी भी हो सकती है।
देखो अगर हम टोटल इनकम की बात करें यहाँ पे तो 15 लाख है, लेकिन उसमें सीधे सीधे 5 लाख क्या है, एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना रह गया, 10 लाख। और उसमें से अब फर्दर अलाउंस, डिडक्टेबल अलाउंस जो हम माइनस करेंगे वो 1 लाख। वो क्यों? वर्कर पार्टिसिपेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली आपने वो पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं वर्कर्स की, किसके लिए, वेलफेयर के लिए, तो वो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, अलाउ करती है, तो आप माइनस, तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 9 लाख। अब देखो टैक्सेबल इनकम हमने देख ली, टैक्स ईयर भी हमने देख लिया। अब पर्सन हमने पढ़ा था ना शुरू में, एवरी पर्सन। अब पर्सन में कौन कौन आएगा, ज़रा लॉ को इसी तरह समझते हैं हम, जो चीज़ें हमें बताई जाती है। अब पर्सन के डिफिनीशन में अगर कोई नहीं आएगा तो उस पर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि एवरी पर्सन शैल पे द टैक्स। अब पर्सन क्या है, हाँ वो हम पढ़ रहे हैं। फिर उसमें था कि एवरी पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। अब टैक्स ईयर भी हमने पढ़ लिया कि बाद